वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 8 पाठ 7 सिंचाई विधियां एवं जल निकास। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बच्चों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसी एक ही वीडियो में आपको पाठ 7 के सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आई होप आपको इस पाठ से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में सही का चिन्ह लगाइए। का कुंड विधि से होती है, मतलब पूछ रहा है कि कुंड विधि से क्या होती है निम्नलिखित में से। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है गन्ना आलू चुकंदर व शकरकंद की सिंचाई, धान व गेहूं की सिंचाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ग वाला ऑप्शन है नारियल के खेतों की सिंचाई। उसके बाद है हमारा आम के बाग की सिंचाई। तो इसमें से जो सही आंसर है बच्चों कुंड विधि द्वारा होता है गन्ना आलू चुकंदर व शकरकंद की सिंचाई। तो ऑप्शन ए पे हम जो है टिक लगाएंगे, ऑप्शन आ पे। नेक्स्ट कह रहा है कुंड विधि का दोष इंगित कीजिए। अब इसी विधि का हमें क्या बताना है, दोष। तो इसमें से दोष कौन सा है वो हमें बताना है। तो जल खेती की भूमि को आधे से 1/4 तक ही भिगोता है, तो ये उसका दोष नहीं है बच्चों, लाभ है। भूपट्टी नहीं बनती है, केवल मेड़ों पर कई फसलों की सिंचाई हो सकती है। कुंड बनाने में समय लगता है। तो कुंड विधि का जो दोष हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है बच्चों वो है कुंड बनाने में समय लगता है। तो हमारा ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंचाई की परिभाषा एक लाइन में क्या है। तो सिंचाई की परिभाषा एक लाइन में क्या है, पौधों की उपयुक्त वृद्धि व विकास हेतु कृत्रिम जल देना। ऑप्शन आ जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है घ निम्न चित्रों में से थाला विधि कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं आ, चित्र बा और चित्र सा, और द में लिखा हुआ है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें से जो थाला विधि है बच्चों वो हमारा ये पहला वाला चित्र है, तो हम आ पे टिक लगाएंगे। ये जो चित्र है ये किस विधि का चित्र है, थाला विधि का चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हो घोल जल निकास, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, पोल जल निकास। तो आप इसको सही कर लें, घोल को काट कर पोल कर लें। पोल जल निकास नाली उस स्थल पर बनाई जाती है जहां जहां क्या हो, जहां लोहा आसानी से उपलब्ध हो, नहीं। नहरों की उपलब्धता ना हो, नहीं। नदी पास में हो, नहीं। लकड़ी आसानी से मिल जाए। अब जो पोल जल निकास होते हैं बच्चों उसमें लकड़ी द्वारा नालियां बनाई जाती हैं, तो जहां लकड़ी आसानी से मिल जाए वहीं बनाना चाहिए। तो ये ऑप्शन द जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न सिंचाई विधि में अर्धगोलाकार खपड़े लगाए जाते हैं। मतलब पूछ रहा है किस सिंचाई विधि में अर्धगोलाकार इस तरह के खपड़े, खपड़े आप जानते होंगे पुराने जमाने में खपड़ैले का घर बनता था, तो वही अर्धगोलाकार खपड़ैले लगाए जाते हैं। तो उसमें से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सा टाइल जल निकास नाली। ठीक है, किसमें, टाइल जल निकास नाली। नेक्स्ट हमारा कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का डैश विधि सिंचाई की उत्तम विधि है। कौन सी विधि, क्यारी विधि। तो आप यहाँ पे भर लेंगे। डैश विधि से आलू के खेतों की सिंचाई की जाती है। किस विधि से की जाती है, कुंड विधि से। तो आप यहाँ पे भर लेंगे कुंड विधि। डैश विधि में अधिक धन व कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ड्रिप विधि में अधिक धन व कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है। खुली हुई नाली द्वारा सिंचाई करने में नाली में समस्या क्या आती है, तो नाली में जमी मिट्टी को हमेशा निकालना पड़ता है। ये खुली हुई नाली द्वारा सिंचाई करने में आने वाली समस्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी वही है। छिड़काव विधि में भूमि का समतल होना डैश क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है। यहाँ पे हम क्या भरेंगे, छिड़काव विधि में भूमि का समतल होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट फिर पूछ रहा है छिड़काव विधि डैश क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। ध्यान देंगे, नहीं है पूछा है, तो गर्म व शुष्क जगहों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। इस विधि में छिड़काव हेतु प्रयुक्त यंत्र डैश प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब पर कार्य करता है। तो कितने दाब पर काम करता है, 0.5 से 1 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब पर कार्य करता है। क्योंकि इसमें जल प्रवाह में डैश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी ऊर्जा की, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम भर लेंगे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि टपक सिंचाई विधि के दोष सही और गलत से इंगित कीजिए।
मतलब दोष अगर सही है तो हमें सही लिखना है और दोष अगर गलत है तो हमें गलत लिखना है। तो कह रहा प्रारंभिक लागत कम लगती है, मतलब ये इसका दोष गलत। कह रहा तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये भी गलत है, इसमें बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान चाहिए। गंदे जल व मटमैले जल का प्रयोग भी किया जा सकता है, ये भी गलत है, इसमें स्वच्छ जल का प्रयोग किया जाता है। समतलीकरण आवश्यक नहीं है, ये सही है बच्चों, ये इसका एक दोष है कि समतलीकरण इसमें आवश्यक नहीं है, ये इसका दोष है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बच्चों, निम्न स्तंभ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए। तो पहला है हमारा छिड़काव विधि। तो छिड़काव विधि क्या होती है? स्वचालित यंत्रों से फसल पर जल का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है थाला विधि, इसमें क्या बनाया जाता है? थाला बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्यारी विधि, तो इसमें क्यारियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रवाह विधि, तो इसमें पानी बहाया जाता है। फिर नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि आलू की सिंचाई हेतु उपयुक्त पर सही का निशान लगाइए, मतलब किससे हम आलू की सिंचाई करते हैं उस पे सही का निशान लगाना है। तो यहाँ देखिए हमारा का वाला ऑप्शन दिया हुआ है और खा पे दिया हुआ है। नीचे हम चलते हैं, देखिए ये गा है और ये घा है, तो इसमें से ये जो घा वाली हमारी विधि है ये आलू के लिए उपयुक्त विधि है, इसका नाम क्या है? कूंड विधि, है ना। तो आलू की सिंचाई के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन घ, इसका नाम क्या है? कूंड विधि। नाम नहीं दिया, आप चाहिए तो अलग से लिख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित सिंचाई विधि के चित्रों का मिलान कीजिए, मतलब इनका हमें मिलान करना है कौन सी विधि है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रवाह विधि, तो प्रवाह विधि हमारी कौन सी है? यहाँ देखिए नीचे है, ये वाली जो है ये हमारी प्रवाह विधि है। तो हम इसको इस तरह से कलर कर ले, या तो एरो से जैसे मैंने पहले से मिलाया हो आप मिला ले। नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्यारी तथा बरहा विधि। कौन सी विधि बच्चों? क्यारी तथा बरहा विधि। तो देखिए ये जो वाला चित्र है हमारा, ये कौन सा है? क्यारी तथा बरहा विधि। तो आप इसको एरो से मिला लीजिए या इस तरह मेरी तरह कलर कर लीजिए। फिर कह रहा है छिड़काव विधि, तो छिड़काव विधि का चित्र कहाँ पे? ये है हमारा छिड़काव विधि का चित्र, तो आप इसे मिला लेंगे। लास्ट हमारा है बच्चों, देखिए लास्ट वाला हमारा है थाला विधि। लास्ट हमारा कौन सा है? थाला विधि। तो थाला विधि का चित्र कौन सा है? तो थाला विधि का चित्र यहाँ पे हमारे पास है, ये वाला जो चित्र है वो किस चीज का चित्र है? वो थाला विधि का चित्र ये हमारा है। तो आप चाहे इसको इस तरह से एरो से डायरेक्ट मिला लीजिए और या फिर इस तरह से कलर कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है नींबू के खेत में ऊंचे नीचे स्थल पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है, चित्र द्वारा पहचानिए। तो कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए जो ऑप्शन खा है ड्रिप सिंचाई यंत्र, इसका प्रयोग नींबू के खेत में ऊंचे नीचे स्थल पे किया जाता है। तो नींबू से मतलब नहीं था बच्चों, यहाँ मतलब था हमें ऊंचे नीचे स्थल। तो जहां ऊंचा नीचा स्थल होता है वहां पे इस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, इससे ऊंचाई नीचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए फिर कह रहा है चित्र द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। बिना डैश 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 यहाँ पे बना हुआ है आपकी बुक में, एवं मिट्टी के अंकुरण संभव नहीं है। तो बिना किसके किसके संभव नहीं है? देखिए नमी के, प्रकाश के और वायु संचार के। अब चूंकि हमें चित्र भी बनाना था तो यहाँ नमी के लिए हमने पानी का चित्र बना दिया, प्रकाश के लिए हमने सूर्य का चित्र बना दिया और हवा के लिए इस तरह हमने दिखा दिया। आप चाहें तो दूसरे तरह का भी चित्र बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। खेत में जल भराव की स्थिति में मृदा के ताप हेतु तापमापी क्या इंगित करता है? मतलब कह रहा है कि अगर किसी खेत में आपका जल भराव हो गया है तो वहां पे तापमापी कैसा दिखेगा? दिन में 9 बजे यानी सुबह 9 बजे इतना रहेगा और दिन में 1 बजे कम हो जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। कह रहा है दिन में 9 बजे कम रहेगा और दोपहर 1 बजे ज्यादा हो जाएगा। लास्ट वाले में हमारा कह रहा है कि दोनों बराबर रहेगा। तो देखिए जब पानी भरा रहेगा किसी खेत में, मान लीजिए कोई खेत है यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो जब सुबह सूर्य की गर्मी कम रहेगी तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर पानी का भी कम होगा और मिट्टी का भी कम होगा। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की गर्मी इसके पे पड़ेगी, दोपहर होती जाएगी, तो क्या होगा? ये पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस मिट्टी का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, दिन में 9 बजे कम और दोपहर 1 बजे ज्यादा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से बीज अंकुरण के सही चित्र को पहचानिए। केवल नमी की उपस्थिति, तो ऐसा नहीं होगा अंकुरण। केवल नमी और प्रकाश की उपस्थिति में भी अंकुरण नहीं होगा। नमी, प्रकाश एवं वायु संचार तीनों की जब उपस्थिति होगी तो हमारा अंकुरण होगा, तो हम इसी पे सही का चिन्ह लगाएंगे और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है बच्चों, निम्न वर्गों का सही मिलान कीजिए और सही विधि का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे नहर, सीमेंट के पाइप, टी जोड़ और जल प्लावन विधि एक इसमें यूज होती है प्रवाह सिंचाई में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है नोजल, प्लास्टिक पाइप, पाइप जोड़ पट्टी, बूम और फव्वारा, ये किसमें इस्तेमाल होता है? तो ये इस्तेमाल होता है फव्वारा सिंचाई में। फिर नेक्स्ट हमारा कह रहा है बच्चों कि मेन, सब मेन, रिपल लड्डू और सैंड फिल्टर ये किसमें यूज होता है? तो ये टपक सिंचाई में यूज होता है। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं बच्चों ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसका कौन सा है? इसका आपका ये है फव्वारा सिंचाई। आप सही कर लीजिए इसको। तो का हो जाएगा हमारा प्रवाह सिंचाई, खा का हो जाएगा फव्वारा सिंचाई और गा का हो जाएगा टपक सिंचाई। नेक्स्ट कह रहा है थाला विधि से सिंचाई के लाभों पर सही का निशान लगाएं। मतलब इन निम्न में से जो थाला विधि के लाभ हैं उस पर सही का निशान लगाइए। तो जल की बचत, तो बिल्कुल ये सही है हमारा। धन व समय कम लगता है, तो ये गलत है, ज्यादा लगता है बल्कि। खाद्यान्न फसलों के लिए उपयोगी, तो ये भी गलत है। जड़ तना सीधे जल के संपर्क में नहीं आती, ये सही है बच्चों। जल सीधे जड़ क्षेत्र के संपर्क में होता है, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है वर्गाकार पहेली को हल कीजिए। तो पहले हम नीचे पहेली को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका खू लिखा हुआ है, यहाँ पे मूल छे लिखा हुआ है, यहाँ पे छी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमको पहले देख लेना है कहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंचाई की एक विधि। तो सिंचाई की एक विधि कौन सी विधि है? जल प्लावन। सिंचाई की एक और विधि क्यारी। अब देखिए कैसे हमें पता चला, पहले पे क्या लिखा हुआ था? जल प्ला, तो हमने इसको बना लिया जल प्लावन। दूसरे पे क्या लिखा था? तो क्यारी। चलिए आगे कह रहा है विभिन्न सिंचाई यंत्रों में से एक। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, कुंड लिखा हुआ था, तो कुंड विधि, इससे हमने क्या बना लिया? कुंड विधि। नेक्स्ट कह रहा है सिंचाई की नवीन विधि। तो 4 नंबर देखिए यहाँ पे, तो हमने बना लिया ड्रिप, ठीक है। चलिए अब हम कलर चेंज कर लेते हैं ऊपर से नीचे के लिए। सिंचाई की विधि 5 नंबर देखिए कहाँ पे है? तो देखिए 5 नंबर हमारा यहाँ पे है। तो ये देखिए ये क्या बन रहा है? छिड़काव, छी बन रहा है, तो छिड़काव। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? छिड़काव। नेक्स्ट करा सिंचाई की एक और विधि 6 नंबर पे। तो 6 नंबर हमारा कहाँ है? देखिए यहाँ पे थाला पहले से लिखा हुआ था और विधि भी पूरा आ गया था। तो छाला विधि है तो पहले से लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे थाला विधि। फिर कह रहा है एक प्रकार का विकास प्रबंधन। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या लिखा हुआ? खू लिखा हुआ है, नालियां लिखी हुई थी, तो हमने बना लिया खुली नालियां। यहाँ पे हमने लिख भी लिया 7 नंबर पे खुली नालियां। फिर जड़ क्षेत्र को हम और क्या कहते हैं? मूल क्षेत्र। 8 नंबर हमारा कहाँ है? तो देखिए हमने यहाँ पे बना लिया मूल क्षेत्र। तो इस तरह से हमने बच्चों 1 2 3 4 6 7 8 सबको भर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्रिप विधि के दोष लिखिए। कह रहा है ड्रिप विधि के दोष लिखिए। तो जो हमें पता है बच्चों, ड्रिप विधि के आप कोई भी दोष लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा प्रारंभिक लागत अधिक लगती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। फिर कह रहा है खेत में जल जमाव से होने वाली हानियां लिखिए। तो पहली हानि क्या है? मृदा वायु संचार में कमी हो जाती है जब जल भर जाता है। मृदा ताप में कमी हो जाती है, मतलब परमानेंट ताप अगर हम देखेंगे तो मृदा ताप में कमी हो जाती है। तीसरा है भूमि की दलदली हो जाना। तो भूमि ज्यादा दिन तक अगर जल भराव रहता है तो वहां पे क्या होता है? दलदल जैसा हो जाता है। फिर कह रहा है जल निकास के समुचित प्रबंधन से फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम कहीं जल निकास का समुचित प्रबंधन करें तो फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल निकास के समुचित प्रबंधन से हजारों हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में फसलें उगाई जा सकती हैं और उपज में प्रति हेक्टेयर 30 से 40% की वृद्धि भी की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि स्प्रिंकलर सिंचाई एवं टपक सिंचाई विधि में अंतर लिखिए। मतलब स्प्रिंकलर और टपक सिंचाई में अंतर लिखना है। स्प्रिंकलर सिंचाई में क्या होता है बच्चों? या पौध घर या फुलवारियों में हजारे के द्वारा पौधों पर पानी का छिड़काव करते हैं, तो उसको स्प्रिंकलर छिड़काव विधि कहते हैं। जबकि टपक सिंचाई क्या है? यह जल को पौधे के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके देते हैं। मतलब जब फव्वारा लगा के सिंचाई करेंगे तो उसको स्प्रिंकलर कहेंगे, और बूंद बूंद जड़ में चपकाएंगे तो उसको टपक सिंचाई कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है खुली नाली और भूमिगत नालियों के प्रयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खुली नाली में क्या? दो खेतों के बीच चौड़ी नाली बनाकर अतिरिक्त जल को निकाला जाता है, यह वी आकार की होती है। जबकि बंद नाली क्या है? बंद नाली भूमि के अंदर लगभग 1 मीटर गहराई पर बनाई जाती है, क्योंकि कुछ स्थानों में जल स्तर ऊंचा उठ जाने के कारण
मूल क्षेत्र में प्राय पानी भरा रहता है। मतलब कोई अगर ऐसी जगह है जहां पर जड़ पे ऑलरेडी पानी अवेलेबल है तो वहां का पानी हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें पाइप लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब नीचे तक पानी है तो उसको हटाएंगे कैसे? चलिए यहाँ पे बच्चों ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, इसके सारे प्रश्न खत्म होते हैं। तो आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।